तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो कि किसी नई दुनिया में ही रिइंकार्नेट हो चुका था, लेकिन तभी उसकी मदर उसके सामने आती है। अचानक से हमारी सीरीज का एमसी, जिसका नाम की नो होता है, वो अपने स्टैट्स विंडो को खोलता है और अपने स्टैट्स देखना शुरू कर लेता है। उसे पता चलता है कि अभी तक तो उसका कोई नाम भी नहीं है और यहाँ तक कि अभी तक उसके पास कोई भी पावर नहीं है। वो अपने स्टैट्स को देखना शुरू करता है, लेकिन तभी उसके फादर, जो कि इस किंगडम के एम्परर थे, अब वो वहाँ पर आ चुके थे। और जब वो उस बच्चे को देखते हैं, वो बोलते हैं, लगता है मेरा ही बच्चा है और इसका चेहरा तो सेम मेरे जैसा ही मिलता है। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर लेते हैं। हमारा एमसी, जिसका नाम की नो था, अब वो भी एक नई दुनिया में रिइंकार्नेट हो चुका था और यहाँ तक कि अब उसके पास काफी नई नई पावर्स भी आ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस का एक चीफ अब वहाँ पर आ चुका था। वो एम्परर को बोलता है, एम्परर, हम लोगों को इसका नाम क्या रखना चाहिए? हम लोग इसका नाम रखेंगे नो आरारैट और ये इस किंगडम का 13th इंपीरियल प्रिंस होगा। और अब सब इस बातचीत को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इतने में ही नो अपने स्टैट्स को वापस से खोलता है। उसे पता चलता है कि अब उसका नेम चेंज हो चुका है और अब वो नो 13th इंपीरियल प्रिंस बन चुका है। इस वर्ल्ड में जितने भी प्रिंस होते हैं, दरअसल उन लोगों को इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। हम देखते हैं एम्परर को, जो कि अपने चीफ को बोलता है, चीफ, मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरे बेटे के पास कौन सी पावर है? हम देखते हैं कि चीफ नो को बैप्टाइज करना शुरू कर लेता है। वो उस पर मैजिकल स्पेल मारता है, जिससे कि अब उसकी पूरी की पूरे स्टैट्स और बाकी चीजें अब बाकी लोगों के सामने आ चुके थे। सभी लोगों को पता चलता है कि उसका वाटर लेवल का मैजिक डबल एस रैंक का है। और जब सभी लोग इस बात को सुनते हैं, तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि किसी बच्चे के पास डबल एस रैंक की मैजिकल स्पेल भी हो सकती है, यानी कि इस बच्चे ने पहले ही अपने आप को अवेकन कर दिया है। और अब जब बाकी लोगों को इसके बारे में पता चलता है, तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी कर नहीं पाया। बाद में जाकर हम 6 साल बाद की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर कि अब नो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसे इस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ नई नई चीजें पता चल चुकी थी, जैसे इस वर्ल्ड का नाम मेरिस एम्पायर है और यहाँ पर जो कोई भी प्रिंस होते हैं, उन लोगों को इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। नो को अपने स्टैट्स और अपनी मैजिकल स्पेल के बारे में भी काफी कुछ नई नई चीजें पता चल चुकी थी, जैसे कि उसके पास एक वाटर मैजिक है और वो ये करने में काफी अच्छा भी है। यहाँ तक कि अब उसके पास काफी सुंदर सुंदर और काफी सारी मेड्स भी आ चुकी थी, जो कि उसकी छोटी सी स्वॉर्ड और बाकी सब चीजों का ध्यान रखती थी। उसके स्टैट्स बाकी लोगों को कुछ अजीब ही प्रकार के दिखते हैं, लेकिन खुद को वो उसके स्टैट्स कुछ अलग ही प्रकार के दिखते हैं। बाद में जाकर नो अपने मन में बोलता है, मेरी पावर का जरिया मेरे सबऑर्डिनेट्स है, यानी कि जितने ज्यादा उसके पास फ्रेंड्स और सबऑर्डिनेट्स होंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी पावर भी होती रहेगी और साथ साथ में उसका लेवल इनफिनिट तक ग्रो भी हो सकता है। सभी मेड्स नो को तैयार करती है और अब वो फाइनली अपने काम पर निकल चुका था। सबसे पहले वो ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन तभी उसकी एक सुंदर सी मेड, जिसका नाम की एवेलिन था, वो वहाँ पर आती है और नो को भी ये मेड काफी ज्यादा पसंद होती है। वो उसे बोलती है, नो प्रिंस, दरअसल आपको 4th प्रिंस बुला रहे हैं। और अब जब नो को इस बारे में पता चलता है, तो वो सीधा ही उसे मिलने के लिए वहाँ पर निकल चुका था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई था। हम नो को देखते हैं, वो आगे बढ़ता है, जो कि अपने बड़े भाई एल्बर्ट से मिलता है और वो इस किंगडम का 2nd प्रिंस था। और वहीं साइड में हेनरी भी था, जो कि इस वर्ल्ड का 4th प्रिंस था। एल्बर्ट नो को बोलता है, मेरे भाई, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। और अचानक से पूरा का पूरा रूम डार्क माना से घिर चुका था। यहाँ तक कि नो भी इस चीज को देखकर थोड़ा बहुत घबरा चुका था। वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, जिसके हाथ में की एक अजीब सा ताबूत था। वो जैसे तैसे करके उस ताबूत को नीचे रख लेता है और जैसे ही नो उस चीज को देखता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो चीज कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि कोई डिमोनिक चीज थी। यहाँ तक कि उसका माना प्रेजेंस ही काफी ज्यादा खतरनाक था। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक अजीब सी स्वॉर्ड थी। नो उस चीज को अप्रेज करने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई द 2nd प्रिंस एल्बर्ट अब वहाँ पर आ चुका था। वो नो को बोलता है, नो, इसे उठाओ। और नो अपने बड़े भाई के ऑर्डर को मना नहीं कर पाता, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उस स्वॉर्ड को उठाना ही पड़ता है। और जब वो स्वॉर्ड को उठाता है, तो वो काफी ज्यादा भारी थी। यहाँ तक कि हेनरी उसे बोलता है, ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि एक डिमोनिक स्वॉर्ड है, क्योंकि इसे मास्टर करने में ही तकरीबन 120 लोगों ने अपनी जान को गवा लिया था। यहाँ तक कि नो भी उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका माना प्रेजेंस और बाकी चीजें काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन तभी हेनरी और एल्बर्ट उसे बोलते हैं, इससे अच्छे से मास्टर करना, क्योंकि ये इस किंगडम की इकलौती सबसे पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड है और जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए बनी है। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और रात के समय जब नो वापस से सोने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वो अपनी सर्वेंट जोई से पूछता है, जोई, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। लेकिन जोई उसे कुछ भी नहीं बताती। वो
लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। नो के लाख कहने पर अब जोई उसे अपनी पूरी की पूरी बातचीत बताना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, प्रिंस दरअसल जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर फ्लड आ चुका है और जो कोई भी मेरी फैमिली थी और जो कोई भी मेरे रिलेटिव्स थे अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है। यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स ने तो मुझे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कह दिया है ताकि मैं वहाँ पर जॉब कर पाऊँ और थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊँ। लेकिन तभी नो उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो उसे बोलता है, चाहे जो भी हो जाए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और मैं तुम्हारी मदर को भी किंगडम में ही जॉब असाइन कर दूंगा। क्या? इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायलन मेरे पास आओ। इतने में हम देखते हैं कि नो का एक और सर्वेंट अब वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है, डोसो एरिया में बहुत ज्यादा फ्लड आ चुका है जहाँ पर की जोई का होम टाउन है। चाहे तुम जैसे भी करो लेकिन वहाँ पर कुछ रहने के लिए जमीन ले लो। लेकिन तभी डायलन उसे बोलता है, प्रिंस ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन तभी नो अपने मन में सोचने लग जाता है कि उन लोगों के पास रॉयल्टी फंड में और बाकी फंड को मिलाकर 5 लाख रैन है, यानी कि जो इस वर्ल्ड की करेंसी होती है। लेकिन उन लोगों के पास अभी भी 2 लाख रैन कम पड़े हैं, यानी कि उस जमीन की कीमत तकरीबन 7 लाख रैन होगी। लेकिन तभी नो डिसाइड करता है कि जो लैंड उसके फादर ने उसे दी थी वो उसे बेच खाएगा और उसे आराम से 2 लाख रैन तो कमा ही लेगा और लास्ट में जाकर वो डोसो एरिया को बाय कर लेगा। और अब सभी के सभी लोग इस बात को मान चुके थे। प्रिंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगले दिन सुबह होते ही वो लोग डोसो एरिया निकलने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी अब हेनरी भी वहाँ पर आ चुका था। नो उसके पास जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर जाता है। सॉरी बड़े भाई, मुझे माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, हम लोग डोसो विलेज में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फ्लड आ चुका है और मैंने वहाँ पर कुछ लैंड को बाय कर दिया है। वाओ, ये तो काफी कमाल की बात है। नो जरा मेरे पीछे आना, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। आगे हम नो और हेनरी को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। हेनरी नो से बातचीत करना शुरू करता है। नो से बोलता है, क्या आप मुझसे उसी स्वॉर्ड के बारे में बातचीत करने के लिए आए हो? हाँ, मैं उसी के लिए आया हूँ। जैसा कि एल्बर्ट ने कहा, वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि उस स्वॉर्ड के पास अपनी इच्छा है। क्या अपनी इच्छा? इसका मतलब क्या हो सकता है? यानी कि वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है और बेहतर यही होगा कि तुम उसे यहीं पर रखो क्योंकि वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब कहीं ना कहीं नो को पता चुका था कि वो स्वॉर्ड काफी खतरनाक है और यहाँ तक कि उसके पास अपनी ही फ्री विल है, यानी कि वो किसी की भी बात को नहीं मानती जब तक कि वो उसे अपना मास्टर न मान ले। ठीक है बड़े भाई, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आगे हम नो को देखते हैं जो कि अपने सबऑर्डिनेट के साथ अब फाइनली डोसो विलेज में निकल चुका था। वो लोग अब फाइनली डोसो विलेज तक पहुंच चुके थे जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि डोसो विलेज तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर हर एक घर और हर एक बाकी चीज एकदम खत्म हो चुकी थी। इतने में ही नो डायलन को बोलता है, डायलन तुम कहीं और जाओ और गवर्नमेंट का काम करो, तब तक हम लोग इस लैंड को इंस्पेक्ट करते हैं। वो लोग अपने भेष को बदलकर डोसो विलेज में जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग देखना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इस विलेज की हालत क्या है और क्या इस जगह पर कुछ खाने के लिए बचा भी है या फिर नहीं। नो को पता चलता है कि यहाँ की पूरी हार्वेस्टिंग और बाकी की फार्मिंग एकदम खत्म हो चुकी है और यहाँ के लोगों के पास अब कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। लेकिन तभी अचानक से दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आनी शुरू हो चुकी थी और जो कोई भी वहाँ के लोग होते हैं वो जल्दी से वहाँ पर निकल जाते हैं। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि यहीं का एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉर्ड गेरिल उन लोगों को खाने के लिए दे रहा है ताकि वो यहाँ पर कुछ तो अजीब सी चीजें पका सके। सबसे पहले नो उस बनाए गए खाने की एक बाइट लेता है और वो बोलता है, आखिरकार ये क्या है? ये तो काफी घटिया सा है। जोई उसे बोलती है, प्रिंस क्या आप ठीक तो हो ना? लेकिन तब जाकर नो को पता चलता है कि ये खान तो जानवर से भी ज्यादा बदतर है क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है और यहाँ तक कि इस चीज में कुछ भी न्यूट्रिशन, विटामिन और बाकी चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी पीछे से एक बुढ़ाऊ बोलता है, हम काफी ज्यादा लकी है, कम से कम लॉर्ड गेरिल हमें कुछ खाने के लिए दे रहे हैं क्योंकि ये एम्पायर की ओर से खाना है। इतने में हम देखते हैं कि अब खुद लॉर्ड गेरिल अब वहाँ पर आ चुका था और जब नो से देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लॉर्ड गेरिल आगे बढ़ता है और वो उस खाने को देखता है और वो बोलता है, ये तो काफी अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए क्योंकि इन लोगों का जीना मरना एक बराबर है। और नो को इस बात को सुनकर काफी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो सीधा ही लॉर्ड गेरिल के पास जाता है और उससे बात करना शुरू कर लेता है। लॉर्ड
गेरिल, मुझे लगता है कि तुमने लोगों को पैसे देकर यहाँ पर बुलवाया है। हैं बच्चे, तुम काफी छोटे हो लेकिन तुम्हारी जुबान काफी बड़ी चलती है, क्यों ना मैं तुम्हें खत्म कर लूं। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी नो गेरिल को बोलता है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। यहाँ तक कि गेरिल उससे बोलता है, बच्चे क्या तुझे पता नहीं कि इन चीजों को अफोर्ड करने में भी काफी ज्यादा पैसा लगता है? क्या आखिरकार जो तुम क्या बोल रहे हो, ये सब कुछ हमारा एम्पायर इन लोगों को दे रहा है और बदले में तुम उन लोगों से पैसे खा रहे हो। और वो लोग नो की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली लेते नहीं। इतने में ही नो लोगों को बोलता है, तुम इन मासूम लोगों की मदद नहीं कर सकते, आखिरकार तुम अपने आप को इंसान क्यों बोलते हो? जिससे कि लॉर्ड गेरिल और उसके चमचों को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। बच्चे तूने क्या बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? क्या तू जानता नहीं कि आखिरकार मैं कौन हूँ? यहाँ तक कि गेरिल अब नो से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है मौत। और इतने में ही नो गेरिल पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर वही स्वॉर्ड जिसका नाम की लेवाइथन था, अब वो वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोग आपस में बैटल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नो उस स्वॉर्ड को अपनाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो नो को अपना मास्टर बनाने के लिए एकदम इनकार कर देती है। लेकिन नो फिर भी नहीं रुकता, वो एक बार वापस से उसे मास्टर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड फिर भी नहीं मानती क्योंकि लेवाइथन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ तक कि नो भी उस चीज को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। लगता है ये स्वॉर्ड मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानने वाला। लेवाइथन, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और नो कैसे तो करके उस स्वॉर्ड को फाइनली पकड़ लेता है। वो अपने मन में बोलता है, मैं एक नोबल हूँ, लेवाइथन प्लीज मेरी मदद करो। और वो एक ही स्लैश में ग्रेविल को खत्म कर देता है। और जब बाकी लोग इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक टिंगू सा बच्चा इतना कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बाकी के लोग नो को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी नो लोगों पर लेवाइथन की पावर को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर का ब्लास्ट हो चुका था। और जब बाकी के लोग इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा समन हो चुका था और ये कुछ और नहीं बल्कि लेवाइथन की पावर थी। यहाँ तक कि नो भी उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या इस स्वॉर्ड में इतनी पावर भी हो सकती है? लेकिन तभी वहाँ पर नाइट कैप्टन रोवेन अब वहाँ पर दौड़ते दौड़ते अब वहाँ पर आ चुका था और अब उसे पता चल चुका था कि लॉर्ड ग्रेविल को किसी ने मार दिया था। और जब वो नो को देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो चुका था। वो उसे बोलता है, 13 प्रिंस, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आ रहे हो। क्या आप मुझे जानते हो? हाँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं रोवेन ग्रीन हूँ और मैं आपके ही भाई हेनरी के घर में काम करता हूँ। और जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चलता है कि वो टिंगू सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि 13 प्रिंस है, तो वो उसे रिस्पेक्ट देने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी नो लोगों को बोलता है, अब से फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम संभालने वाले हैं। और जिससे कि सभी के सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इसका मतलब हम लोगों को अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और इस इंसिडेंट के बाद नो अपने फादर से मिलने के लिए एम्परर हॉल में जाता है। नो, मैरिस एम्पायर के 13 इंपीरियल प्रिंस, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी और मैंने सुना कि तुमने मेरी दी गई लैंड को बेच दिया। हाँ, आपने जो कुछ सुना वो सही सुना। क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार ऐसा क्यों है? डोरोसेरिया, जहाँ से कि मेरी एक मेड है, उसे हाल फिलहाल में ही फ्लड का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैंने उस जगह को खरीदने के लिए आपकी दी गई लैंड को बेच दिया क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। ये चीज तुमने काफी अच्छी की और यहाँ तक कि तुमने उस विलेज में वाटर मैजिक स्वॉर्ड को भी मास्टर किया। हाँ, मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद वो लोग नो के न्यू स्टैट्स को देखते हैं, जहाँ पर क्यों लोगों को पता चलता है कि अब उसका वाटर मैजिक लेवल SSS रैंक का हो चुका है। यहाँ तक कि जिस चीज को देखकर अब वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में किंग नो को बोलता है, नो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी प्रकार से अपने टैलेंट से मेरी मदद करते रहो। हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा। आगे अब नो और जोई मैरिस एम्पायर के कैपिटल सिटी रेड स्ट्रीट में आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग दरअसल किसी काम से आए थे। वो लोग अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बाद में जाकर नो वैगन से आगे बढ़ता है और जोई वहाँ पर उसका वेट करी थी और नो ने अब जोई को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है ताकि जोई भी उसका थैंकफुल हो पाए। और यहाँ तक कि वो नो को काफी ज्यादा पसंद भी करती है। अब वो लोग फाइनली एक अजीब सी हॉल में जाना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि सबसे पहले नो जाता है और साथ साथ में उसके पीछे अब जोई भी वहाँ पर निकल जाती है। लेकिन तभी नो अपने स्टैट्स को देखना शुरू करता है। अचानक से वहाँ पर एक शो होना शुरू हो चुका था। वहाँ पर एक सिंगर आती है जो कि सभी लोगों के लिए गाना गाना शुरू करती है और यहाँ तक कि नो को उसका गाना काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसने इस वर्ल्ड में आकर पहली बार किसी गाने को सुना था और उसे वो काफी अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि उसकी आवाज में नो को थोड़ा बहुत दर्द भी दिखाई दे रहा था। अब नो को लगता है कि उसे कैसे भी करके इसके साथ दोस्ती करनी होगी। बाद में जाकर नो अपने मन में सोचना शुरू करता है, ये इतना भी बुरा नहीं गा रही और जहाँ तक मैं सही हूँ इसका नाम एलिस जे है। आगे हम
देखते हैं कि एलिशे अब गाना गाना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है, इस घटिया सी आवाज को बंद करो। अचानक से वहाँ पर एक मोटा आदमी और उसके साथ के 2 चिलगोजे जैसे साथी अब वहाँ पर आ चुके थे। वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और अब उन लोगों को कैसे भी करके उस लड़की को पीटना था। वो लोग आगे बढ़ते हैं और अब उस लड़की को बुली करना शुरू करते हैं। उनमें से वो मोटा आदमी उस लड़की को बोलता है, इस भद्दे से गाने से तुम अपने बाप के डेब्ट को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है, मेरे पास इसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं है। लेकिन तभी वो मोटा सा आदमी उस लड़की की बेइज्जती करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उसे बोलता है, मुझे हंसाओ मत, तुम्हें भी पता है कि तुम अपने फादर के डेब्ट को कैसे पूरा कर सकती हो। बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात चाहिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और बाकी के नल्ले लोग कुछ भी कर नहीं पाते। लेकिन तभी पीछे से 9 लोगों को बोलता है, रुक जाओ बच्चे, अपनी मम्मी के पास वापस निकल जा। लेकिन तभी हम लोग 9 को देखते हैं, वो आगे बढ़ता और बोलता है, इंपीरियल लॉ 60 के अनुसार तुम एक लड़की को उसकी बॉडी सेल करने के लिए बोल रहे हो, जो कि एक गुनाह है, और इसके बदले में मैं तुम्हें मारने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। और अब 9 भी स्टेज पर आ चुका था, जहाँ पर कि वो लोगों को बोलना शुरू करता है कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन तभी अब वो मोटा सा आदमी 9 को गले से पकड़कर उठा देता है और वो उसे बोलता है, बच्चे मेरे साथ मत भिड़ वरना मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब 9 को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो एक चुटकी बजाकर लिवाइथन को वहाँ पर समन करा देता है और उन सभी लोगों पर लिवाइथन का 1% मैजिक का यूज कर देता है, जिससे कि वो सभी के सभी लोग काफी डर चुके थे। इसीलिए अब वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी 9 एलिशे से बातें करना शुरू करता है, जहाँ पर कि एलिशे उसे बताती है कि उसके फादर का डेब्ट अभी भी उस पर भारी है और वो सिंगिंग करके उसे चुका रही है और वो पैसे उसके लिए पूरे नहीं पड़ते क्योंकि उसकी माँ बीमार भी है। लेकिन अब बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चुका था कि वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि वो तो 13 प्रिंस है। आगे 9 और एलिशे आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि 9 उसे बोलता है, मैं तुम्हें हर महीने 25 रैन दूंगा ताकि तुम अपने सिंगिंग पर फोकस कर सको, जिससे कि अब एलिशे भी काफी से खुश हो चुकी थी। और अब 9 ज़ोई के साथ वापस से अपने कैसल में आ चुका था और जहाँ पर कि वो गेट के पास उन्हीं लैंडर्स को देखता है जो कि उससे पहले भिड़े थे। लेकिन तभी वो अपने मेट से बोलता है, वैसे कौन है ये लोग? आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये लोग खुद को लैंडर्स बोलते हैं। लेकिन 9 अपनी मेट से बोलता है, चाहे जो भी हो जाए उन लोगों को अंदर मत आने देना। ठीक है प्रिंस, जैसा आप बोलो। और तभी 4th प्रिंस हेनरी भी 9 से मिलने के लिए वहाँ पर आ चुका था। हेनरी 9 को बोलता है, तुम उन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? 9 से बोलता है, बड़े भाई यहाँ पर हम बातें नहीं कर सकते, इसीलिए प्लीज आप अंदर आइए। वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि 9 हेनरी को पूरी की पूरी बात बता देता है। लगता है वो सिंगर तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है। हाँ, वैसे मुझे वो पसंद तो है, पर प्लीज उससे मुझे छीन मत लेना। बहुत बढ़िया, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वैसे फ्रैंक और ग्रे जो कि तुम्हारे भाई है, वो भी सेम तुम्हारे जितना ही है और तुम्हारी एज की है, लेकिन वो लोग तुम्हारे जितना अक्लमंद बिल्कुल भी नहीं है। 9 को एहसास होता है कि उसके सच में काफी ज्यादा भाई है, लेकिन उन लोगों की मदर अलग अलग है और फादर उन लोगों का एक ही है। आगे अब वो लोग लिवाइथन के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं और जहाँ पर कि हेनरी 9 से बोलता है, मैंने सुना कि तुमने लिवाइथन को मास्टर कर लिया, क्या ये सच है? वैसे मैं उसे पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसे कंट्रोल करना सीख लिया है। आगे अब 9 भी लिवाइथन के बारे में हेनरी को बताना शुरू करता है कि आखिरकार उसकी क्या क्या पावर है। और अचानक से 9 हेनरी के सामने लिवाइथन को सम्मान करवा देता है, जिसे देखकर कि हेनरी भी काफी शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि लिवाइथन कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि वो तो एक नेशनल लेवल का ट्रेजर है। वो लैंडर्स अभी भी 9 के गेट के बाहर ही थे ताकि वो लोग कैसे भी करके 9 से माफी मांग पाए। लेकिन तभी अब उस मोटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो जोर से बोलना शुरू करता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस पिद्दी से बच्चे को मसल के रख लूंगा। लेकिन तभी 9 को उसकी आवाज आ चुकी थी। अचानक से 9 उस पर लिवाइथन की एक एबिलिटी का यूज कर देता है और वो मोटा सीधा ही बेहोश हो चुका था। और यहाँ तक कि हेनरी भी लिवाइथन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि 9 जैसे छोटे से बच्चे ने लिवाइथन को मास्टर कर लिया है। आगे अब 9 रात के समय रेड स्ट्रीट में जाता है और जहाँ पर कि उसकी मुलाकात रेडॉक से होती है। प्रिंस, आप आ चुके हो, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आगे वो 9 को अपने साथ ले जाना शुरू करता है और सभी के सभी लोग प्रिंस की आने की खुशी में उसे रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, लगता है ये वही 13 प्रिंस है। लेकिन तभी रेडॉक 9 को बोलता है, मास्टर आखिरकार ये स्वॉर्ड कैसी है? 9 उसे बताता है कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से उसे गिफ्ट मिला था और इसे वो लोग लिवाइथन के नाम से बोलते हैं। क्या लिवाइथन? वो तो एक नेशनल लेवल का ट्रेजर है। और सभी के सभी लोग लिवाइथन के नाम को सुनकर ही काफी शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि लिवाइथन कोई आम स्वॉर्ड नहीं थी, बल्कि वो तो एक नेशनल लेवल का ट्रेजर था। जरूर ये कोई खिलौना होगा। और 9 को उसकी आवाज आ चुकी थी और तभी 9 लिवाइथन के डार्क माना को रिलीज करवा देता है, जिससे कि वो सभी के सभी लोग मरने के
करीब आ चुके थे। आखिरकार ये क्या है? प्रिंस, आपने काफी अच्छा किया। लगता है यही नेशनल लेवल ट्रेजर की पावर होती होगी और अब आपने इस चीज को कंट्रोल कर दिया है। और अब सभी लोग इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और अब सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। वो लोग बोलना शुरू करते हैं, लगता है अब प्रिंस हमारी जान को बचाने वाले हैं। लेकिन तभी नोआ के पास रेड हॉक वहाँ पर आता है और वो उसे बोलता है, प्रिंस, हमें इस लड़के का क्या करना चाहिए? बस इसे ऐसा ही छोड़ लो। आगे हम देखते हैं कि अब सभी के सभी नोबल लोग एक के बाद एक करके प्रिंस से मिलना शुरू करते हैं ताकि वो लोग प्रिंस से अपनी जान पहचान को आगे बढ़ा पाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आता है जिसका नाम की बायरन एलन था। वो बोलता है, मेरा नाम बायरन एलन है और मैं एलन कंपनी का मालिक हूँ और ये मेरी बेटी सिंडी है। आगे हम देखते हैं कि अब वो लोग आपस में इंट्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी नोआ बायरन को बोलता है, बायरन क्या तुम्हारी बेटी अडॉप्टेड है? हाँ, पर आपको कैसे पता? बस मुझे पता चुका था। आगे जाकर वो आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और नोआ को बायरन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है। इतने में नोआ उसे बोलता है, तो क्या तुमने इस लड़की को किसी स्लेव से परचेज किया था? हाँ सर, मैंने ऐसा ही किया था। आगे अब वो नोआ को अपनी पूरी की पूरी डिटेल बताना शुरू करता है। लेकिन तभी नोआ उसे बोलता है, ये तो सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे कैसल आना और वहाँ पर हम लोग बातें करेंगे। और जब बायरन को इस बात का पता चलता है तो वो सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में भी आ चुका था। और इतना कहने के बाद वो पार्टी से निकल जाता है क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रहता तो सभी के सभी लोग उसके दुश्मन बन जाते। और तभी रेड हॉक उसे पूछता है, मास्टर आपको कैसे पता चला कि वो लड़की अडॉप्टेड है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोआ लिवाइथन पे थोड़ा हाथ मारता है जिसके कारण से कि वो लड़की अब काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ चुकी थी। नोआ उसे बोलता है, जब मैंने पहले लिवाइथन की पावर को एक्टिवेट किया तो उस लड़की ने खुद से पहले बायरन को सेव करने की कोशिश की। इसका मतलब कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, जिससे कि मुझे पूरी की पूरी बात का पता चल गया। मास्टर, आप तो काफी स्मार्ट हो। आगे अब नोआ कोबाल्ट स्ट्रीट में बस यूं ही घूम रहा था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात अचानक से 8th प्रिंस द ऑस्कर आर रेड से होती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि ऑस्कर नोआ को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोबाल्ट स्ट्रीट में उसका छोटा भाई क्या कर रहा है। इसीलिए वो उसे ऑफर देता है, क्या तुम मेरे साथ ट्रेजर हंटिंग करने के लिए आना चाहोगे? और नोआ भी इस ऑफर को नहीं ठुकरा पाता और अब आगे वो लोग कोबाल्ट स्ट्रीट में ही ट्रेजर हंटिंग करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो डिफरेंट शॉप में देखते हैं ताकि उन लोगों को कुछ तो अजीब सा ट्रेजर मिल पाए। वो लोग डिफरेंट जगहों पर जाते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को कुछ तो अजीब प्रकार की चीजें मिलती है। लेकिन तभी ऑस्कर नोआ के पास आता है और वो उसे बोलता है, लगता है आज हमें कुछ भी मिलने नहीं वाला। लेकिन तभी हम नोआ को देखते हैं और वो एक शॉप से एक बुक को परचेज कर लेता है और जैसे ही ऑस्कर उस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। क्या कहीं सच में वो तो नहीं? ये एंड्रिया का ग्रिमोर है जो कि एक लेजेंडरी सोर्सर थी। इसकी सही कीमत तकरीबन 1000 रैन होगी और नोआ ने तो उसे परचेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 रैन को बर्बाद किया था। और ये चीज सच में काफी ज्यादा ऑसम और एक ट्रेजर थी। और अब वो लोग ट्रेजर को पाकर सच में ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इतने में ही नोआ की नजर अपने स्टैट्स पर जाती है और जहाँ पर कि वो देखता है कि उसकी विंड मैजिक अब और ज्यादा एनहांस हो चुकी है। लेकिन तभी नोआ अपने जेब में से लिवाइथन को निकालता है और उस बुक पर अपनी मैजिकल पावर का यूज कर देता है और अचानक से उस ग्रिमोर में से उस सोर्सर की सॉल बाहर निकल जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इतने में ही ऑस्कर नोआ को बोलता है, नोआ यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन तभी नोआ लिवाइथन का यूज करके उस स्पिरिट को एकदम खत्म करके रख देता है और जिससे कि वो स्पिरिट भी कहीं खत्म हो चुकी थी। इतने में ही ऑस्कर नोआ की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि नोआ के पास भी इतनी पावर कैसे हो सकती है। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के पास एक ट्रेडर आता है और वो उन लोगों से बोलता है, मेरा नाम एलन है और मैं पास में ही एंटिक शॉप का मालिक हूँ। प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ आओ। क्या तुम्हारी शॉप में कोई ट्रेजर है? मैं चाहता तो हूँ कि वो कोई ट्रेजर निकले। और इतना कहने के बाद अब नोआ और ऑस्कर उसकी शॉप की ओर आगे बढ़ना शुरू करने लगते हैं और जहाँ पर कि वो शॉप ओनर उन लोगों को एक अजीब सी रेड ड्रिंक को दिखाता है। वो उन लोगों को बताता है कि ये एक अजीब सा ट्रेजर है लेकिन आज तक कोई भी आदमी इसकी एक्चुअल फॉर्म को उनके सामने समन नहीं कर पाया। तो इसीलिए वो ट्रेडर उन दोनों प्रिंस को इस चीज को ट्राई करने के लिए बोलते हैं। ऑस्कर नोआ को बोलता है, नोआ तुम इसे ट्राई करना होगा। और अब नोआ भी अपने बड़े भाई के कहने पर उस रिंग को लगा देता है और तभी अचानक से वो रिंग उसकी बॉडी में से चिपक चुकी थी। उस रिंग में से वॉइस आना शुरू हो चुकी थी, लेवल कंफर्म्ड, रेयरिटी ट्रिपल एस, न्यू ऑनर मिल गया। अचानक से हम देखते हैं कि वो रेड रिंग एक आर्मर में कन्वर्ट हो चुकी थी और सभी के सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि यही चीज उस रिंग की ट्रू फॉर्म थी। नोआ अपने स्टैट्स को देखता है लेकिन उसमें उसे कुछ भी डिफरेंस नहीं लगता। इसके कितने पैसे हुए? कोई बात नहीं
नोआ इसके पैसे मैं इसे दे दूंगा, समझ लो ये चीज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और अब नोआ जोई से मिलने के लिए कोबाल्ट स्ट्रीट में वापस आ चुका था, लेकिन तभी वो मोटू सा आदमी वापस से नोआ पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी नोआ अचानक से उस रिंग की एबिलिटी से ऑटोमेटिक आर्मर को समन कर देता है, जिससे कि अब बाकी लोग उस मोटे आदमी को अब फाइनली पीट कर रख देते हैं। और ऑस्कर तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसे पता चलता है कि नोआ ने अब इस आर्मर को भी फाइनली मास्टर्ड कर लिया है। और अब आगे नोआ राइट स्ट्रीट में जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि वो सिंगर तो अभी भी सिंगिंग कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर दो अजीब सी आदमी आते हैं और वो सिंगर के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। आज रात इस लड़की को मैं ले जाऊंगा, नहीं मैं ले जाऊंगा। लेकिन तभी अब वहाँ पर नोआ आता है और उन दोनों के बीच एक शील्ड को समन करके और लिवाइथन की एबिलिटी का यूज करके अब उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। क्या तुम यहाँ के ऑनर हो? हाँ मैं ही हूँ, अगली बार से ऐसे आदमियों को अंदर मत घुसने देना। लेकिन सर ऐसे आदमियों से ही हमारा बिजनेस चलता है। अच्छा तो सॉरी, मुझे इसके लिए माफ करना। मैं तुम्हारे पूरे के पूरे बिजनेस को खरीदना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम्हें दूंगा पूरे के पूरे 1000 रैन। और अब जब बाकी लोग इस चीज को सुनते हैं तो वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। प्रिंस मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार मैं वापस से आपको कैसे रिपे करोगी। बस तो मेरे लिए सिर्फ गाते रहना। आपको मेरी सिंगिंग इतनी ज्यादा पसंद है? हाँ मुझे है। तो गाइज आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो को हाइप कर देना, और जैसे इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरे हो जाएगी मैं इस एनिमे का पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा।